मणिकर्णिका के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि नक्सलवाद से प्रभावित होकर तुलसी राम जी कुछ ऐसी नादानी कर बैठते हैं जिसके चलते वे बनारस पुलिस की सीधा निगरानी में आ जाते हैं। उसके साथ ही हमने जाना कि किस प्रकार नौकरी और पढ़ाई के बीच में उनका द्वंद्व चलता है और बाद में उनका रुझान पढ़ाई की तरफ ज्यादा होता है, जिसके चलते वे नौकरी करने से मना कर देते हैं। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। उधर बीएचयू में काफी अशांति का वातावरण बना हुआ था। वाइस चांसलर के घर के पीछे पुलिस पीसीए की एक बहुत बड़ी छावनी स्थापित हो चुकी थी। मेरे कमरे पर कुछ चुनिंदा छात्रों की मीटिंग होती तथा पुलिस के खिलाफ तरह तरह के प्रस्ताव पास किए जाते। सर्वदमन सिंह नाम के गाजीपुर के एक छात्र थे जो बीएचयू में गणित शास्त्र में एमए कर रहे थे। उनकी सेना में कोई रिश्तेदार था। वे उसके पास गए और 2 छोटे छोटे बम ले आए। दोनों बम मेरे कमरे में रख दिए गए। तो यहाँ पर एक और रहस्योद्घाटन हो रहा है कि सेना में कोई रिश्तेदार थे और वहां से वे 2 बम ले आए। क्या सेना को ये अलाउड होता है? उन्हें क्या इनकी गिनती नहीं देनी पड़ती कि आपके पास जो बम थे उसमें 2 बम कम है, तो वे कहां गए? ये भी एक अच्छा खासा रहस्योद्घाटन यहां पर वे कर रहे हैं सेना की कार्यशैली को लेकर। उससे पहले जूठन में भी हम सुन चुके हैं कि जो ऑफिसर हैं उनकी वाइफ कैसे दखलंदाजी करती हैं रोजमर्रा के कामों में। तो एक अलग तरह का यह रहस्योद्घाटन है। योजना यह थी कि इन बमों से पीएसी का एक खाली ट्रक उड़ा दिया जाए। दोनों बम लट्टू के आकार वाले थे जिनमें 3 इंच लंबे फीते लगे हुए थे, अतः फीतों को जलाकर बम विस्फोट करना था। वाइस चांसलर के घर के पीछे वाली 4 दीवारी में नरिया के पास एक गेट था। नरिया गेट से सटा हुआ खाली मैदान था जहां पीएसी की दर्जनों खाली ट्रकें रखी जाती थी। सर्वदमन के साथ मैं, गिरीश तथा गोरख पांडे नरिया गेट पर जाकर पूरी तरह का मुआयना कर आए थे। किंतु इस बात से मैं डर गया था कि यदि कुछ हुआ तो पुलिस निश्चित रूप से सबसे पहले मुझे पकड़ेगी। पुलिस जाते जाते, पिछले एपिसोड में हमने ये पढ़ा था कि जाते जाते पुलिस उन्हें धमका के जाती है कि यदि बनारस में कोई भी अप्रिय घटना हुई तो सबसे पहले तुलसी राम जी को पकड़ा जाएगा, क्योंकि उन्होंने चाइनीज एम्बेसी में लिखकर पिस्तौल की मांग करी थी रेड बुक के साथ, जिसका पता बनारस पुलिस को चलता है और उसी बाबत वे उनके कैलाश भवन वाले कमरे में आते हैं। गोरख पांडे मेरी बात से सहमत थे। वे कहने लगे कि आप ही नहीं बल्कि सभी लोग पकड़ में आ सकते हैं। अतः हमारे बीच पुनर्विचार हुआ कि ऐसा एकदम बेमतलब का आत्मघाती कदम रहेगा। अतः ये योजना फेल हो गई, किंतु दोनों बम मेरे ही कमरे पर कई महीने पड़े रहे। बाद में जब फरवरी 1969 में उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव की घोषणा हुई तो मेरे आग्रह पर सर्वदमन सिंह दोनों बम उठा ले गए। इस तरह मैं एक बड़ी उग्रवादी घटना का शिकार होते होते बच गया। सर्वदमन सिंह वही व्यक्ति थे जिन्होंने बीएचयू में 1 जनवरी 1969 को संपन्न साइंस कांग्रेस के उद्घाटन के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मोहन प्रकाश तथा गोपाल त्रिपाठी के साथ काला झंडा दिखाया था। अतः ये तीनों उस समय मीडिया में बहुत चर्चित हो गए थे। मोहन प्रकाश इस समय कांग्रेस के बड़े नेताओं में से हैं। सर्वदमन सिंह लखनऊ के एक इंटर कॉलेज में गणित के अध्यापक बनकर रह गए। गोपाल त्रिपाठी कांग्रेस में थे किंतु अब गुमनामी की जिंदगी बिता रहे हैं। तो ये तीनों का ब्यौरा भी तुलसीराम जी ने यहाँ पर पेश किया है। इससे पता चलता है कि वे किस तरह के सामाजिक प्राणी रहे होंगे कि छोटी छोटी चीजों पर हर बात से लिंक्ड रहना उनकी आदत में शुमार था। सन 1968 का साल फ्रांस में घट रही घटनाओं के लिए काफी प्रभावशाली था, जिसका असर बीएचयू के छात्रों पर भी पड़ा था। हुआ यह था कि फ्रांस के छात्रों ने तत्कालीन फ्रेंच राष्ट्रपति जनरल देगाल के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। साथ ही फेमिनिस्ट आंदोलन भी तेज हो गया था। फ्रांस की युवतियां अपने अंतर वस्त्रों की खुलेआम होलियां जला रही थीं। इस आंदोलन के चलते जनरल देगाल को सत्ता गंवानी पड़ी थी। मेरे जैसे छात्र फ्रांस के छात्र आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए थे। मैं स्वयं विश्वास करने लगा था कि यदि फ्रांसीसी छात्र सत्ता पलट सकते हैं तो भारतीय छात्र, विशेष रूप से नक्सलवादी, भी वैसा कर सकते हैं। तो राजनीति को हम एक बहुत छोटी सी चीज समझते हैं, गंदी समझते हैं, जबकि
राजनीति जो है वो फेट डिसाइड करती है किसी भी देश का। तो यहां पर जो आंदोलन है, छात्र आंदोलन से भरा पड़ा है विश्व का इतिहास, लेकिन हमारे देश में छात्रों का इस्तेमाल किस प्रयोजन के तहत किया जाता है, ये बिल्कुल अलग है विश्व की क्रांतियों से। ठीक उसी समय एक अन्य अंतरराष्ट्रीय घटना ने सारी दुनिया के वामपंथियों को झकझोर दिया था। सोवियत संघ ने तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर दूबचेक पर प्रतिक्रियावादियों से सांठगांठ करके समाजवादी व्यवस्था को नष्ट करने का आरोप लगाकर अगस्त 1968 में सैनिक हस्तक्षेप कर दिया। दुनिया भर में हाहाकार मच गया था। भारत के अंदर वामपंथियों ने काफी मतभेद खड़े हो गए थे। एक तरफ सीपीआई सोवियत संघ का समर्थन कर रही थी, वहीं दूसरे लोग उस पर हमला कर रहे थे। इस घटना को लेकर छात्र नेता आनंद कुमार सोवियत संघ के खिलाफ बहुत मुखर हो गए थे, जिसके चलते एक बार उनसे मेरी काफी तकझक हो गई थी। उन्होंने चिढ़कर मुझसे कहा, लगता है कि आप दूबचेक से मिलकर आए हैं। जाहिर है मुझे चिढ़ना ही था। मैंने कहा कि आप जैसे समाजवादी सारी दुनिया में इंपीरियलिस्टों का साथ दे रहे हैं। उस समय हमारी मित्रता टूटते टूटते रह गई थी। हुआ यह कि अलेक्जेंडर दूबचेक चेकोस्लोवाकिया में कुछ जनतांत्रिक सुधार लाना चाहते थे। उनके इस कदम को सोवियत संघ ने समाजवादी व्यवस्था के खिलाफ षड्यंत्र माना, अतः शीघ्र ही सैनिक हस्तक्षेप हो गया। कुछ दिन बाद दूबचेक को पदच्युत कर दिया गया। उसके बाद गुस्ताव हुस्साक को कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। हुस्साक ने सोवियत सैनिक हस्तक्षेप को उचित ठहराया था। चेकोस्लोवाकिया की ये पूरी घटना सारी दुनिया में प्राग स्प्रिंग नाम से जानी जाती है। चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप के साथ ही सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी लियोनिद ब्रेजनेव के बाद से ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन प्रकाश में आया। ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन का अर्थ था लिमिटेड सॉवरेनिटी, यानी किसी भी कम्युनिस्ट देश में समाजवादी व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने पर सोवियत संघ वहां सैनिक हस्तक्षेप कर सकता था। तो देश की राजनीति तो बहुत लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन इनकी आत्मकथा में, तुलसीराम जी की आत्मकथा में विश्व राजनीति का भी भरपूर जिक्र है, जिससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार जो एक राजनीति एक देश में होती है तो उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व की राजनीति पर किस तरह पड़ता है। हम यदि ये सोचे कि हमारा देश बिल्कुल अलग है, हम जो करते हैं उसका कोई इम्पैक्ट किसी दूसरे पर नहीं पड़ता होगा, तो ये गलत है। देश के अंदर जो भी घटना होती है उसका इम्पैक्ट सब जगह पड़ता है। यद्यपि चीन ने सोवियत संघ के हस्तक्षेप को सोशल इंपीरियलिस्ट हमला बताया था, तभी नक्सलवादी भी वैसा ही मानते थे। किंतु मैं हमेशा छात्रों के बीच सोवियत संघ का बचाव करता था। यह सब अभी चल ही रहा था कि मार्च 1968 के आते आते सोवियत संघ तथा चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर युद्ध शुरू हो गया। इसके बाद भारत के नक्सलवादी सोवियत संघ पर तीखा वैचारिक हमला करने लगे। बनारस में हमारी बहुत छोटी सी नक्सलवादी सर्कल थी, जिसमें गोरख पांडे उठते बैठते हमेशा सोवियत संघ पर हमला बोलते रहते थे। इस प्रश्न पर मेरे साथ उनकी खूब झड़प होती थी। कम्युनिस्ट पार्टी तथा मीडिया आदि अन्य स्रोतों से मुझे जो भी जानकारी मिलती, उसके आधार पर मैं बड़ी मजबूती से सोवियत संघ का बचाव करता था। उस समय मैं मॉस्को तथा पेकिंग रेडियो खूब सुना करता था। दोनों जगह हिंदी में प्रोग्राम प्रसारित होते थे। सीमा विवाद के बारे में यह जानकारी मुझे बड़ी रोचक लगी कि सोवियत चीन सीमा पर उसूरी नाम की एक तूफानी नदी बहती थी, जो बरसात के दिनों में अपनी धारा बदलती रहती थी। कभी वे सोवियत सीमा के अंदर घुसकर उसकी कुछ जमीन को चीन में मिला देती, तो कभी चीन की सीमा में घुसकर उसकी जमीन को सोवियत संघ में मिला देती थी। उसूरी के इस खुराफाती आदत के चलते ये दोनों कम्युनिस्ट देश आपस में भिड़ गए थे। ये उसी प्रकार नदी है जिस प्रकार भारत में, बिहार में कोसी नदी मानी जाती है, जो हर साल अपना रास्ता बदल देती है। उसूरी की इस खुराफाती आदत के चलते दोनों कम्युनिस्ट देश आपस में भिड़ गए थे। इस सीमा युद्ध के चलते सोवियत संघ द्वारा ट्रेन के माध्यम से वियतनाम के लिए पैकिंग होकर जा रही हथियारों आदि सामग्री की सप्लाई को चीन ने रोक दिया था। जाहिर है उस समय वियतनाम पर अमेरिकी हमला बहुत तेज हो गया था। तो किस तरह राजनीति होती है, एक छोटी सी घटना का कितना बड़ा इंपैक्ट होता है।
यदि सोवियत रूस की तरफ से भेजे गए ये हथियार वियतनाम तक पहुंच जाते तो वह अमेरिका का और ज्यादा डटकर मुकाबला कर सकता था, लेकिन चीन के हथियारों को रोक दिए जाने की वजह से वे वियतनाम तक नहीं पहुंच सके, जिसके चलते अमेरिका का हमला जो है वियतनाम पर और ज्यादा तेज हो गया। वहीं यदि वियतनाम के पास हथियार पहुंच गए होते तो वे उस मुकाबले को कम कर सकते थे या हो सकता है निष्फल ही कर देते। तो इसीलिए राजनीति जो है वो समझना बेहद दुष्कर काम है। इसको गंदा ना समझें, बल्कि इसको अलग नजरिए से देखें। राजनीति नहीं होती तो हमारे संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित नहीं हो सकते थे। इस बात को प्लीज समझिए। इस विकट स्थिति को लेकर मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत चिंतित हो गया था। धीरे धीरे चीन के प्रति मेरा संदेह बढ़ता गया। ये वही दौर था जब कोई भी सोवियत संघ के खिलाफ बोलता, मेरी बोलचाल उससे बंद हो जाती थी। ये प्रतिक्रिया 1991 में सोवियत संघ के विघटन होने तक जारी रही। इस तरह सोवियत विरोध के चलते मैंने सैकड़ों लोगों से दोस्ती खत्म कर ली थी। इस संदर्भ में सिर्फ गोरख पांडे ही एक अपवाद थे। इन घटनाक्रमों के चलते मैं राष्ट्रीय राजनीति में कहीं ज्यादा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गहरी रुचि रखने लगा था, क्योंकि देश की राजनीति भी विश्व राजनीति से प्रेरित होती है। तो इसलिए जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझता होगा वह अपने देश में हो रही हलचल को बखूबी समझता होगा। इस बीच बीएचयू की छात्र राजनीति में काफी हलचल मची हुई थी, जिसका वर्णन पूर्ण अध्यायों में मैं कर चुका हूं। मेरे वैचारिक उत्थान के संदर्भ में एक अन्य घटना ने मुझे नक्सलवाद की तरफ बहुत प्रभावित किया था। अक्टूबर 1969 में दुर्गा पूजा दीपावली के अवसर पर बीएचयू में 1 महीने की छुट्टी हुई, जिसे डीपी वैकेशन कहा जाता था। इन छुट्टियों में मैं एक बार फिर कलकत्ता चला गया। इस बार मेरा मुख्य उद्देश्य था नक्सलवादी साहित्य की तलाश। तो इससे पता चलता है कि तुलसी राम जी को पढ़ने लिखने में कितनी रुचि थी। किसी भी तरह का साहित्य हो, उस जमाने में कुछ चीजों के ऊपर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। एक तो ये कि अपने आप को किस तरह अपडेट रखा करते थे वे। राजनीति का मामला हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मामला हो या नक्सलवाद का मामला हो, पढ़ते लिखते खूब थे और रेडियो खूब सुनते थे, खबरें खूब सुनते थे। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, एक बटन की दूरी भर सब कुछ होता है। मिनटों में कोई भी चीज पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, लेकिन उस जमाने में इस तरह से नहीं हुआ करता था। बहुत लिमिट से अखबार छपा करते थे और बहुत लिमिट से फिक्स्ड टाइम पर न्यूज आया करती थी। मुझे याद है दूरदर्शन पर 8 से 8:30 बजे रात को न्यूज आया करती थी। तो इससे पता चलता है कि मतलब कितने टाइम के पंक्चुअल होते होंगे ये, कि इस समय पर न्यूज सुन ही लेनी है। तो टाइम की पंक्चुअलिटी, समय के कद्रदानों में से रहे होंगे तुलसीराम जी। मैंने सुन रखा था कि बंगाल के नक्सलवादी लोग लिबरेशन अर्थात अंग्रेजी और देवव्रती बांग्ला में, पहली अंग्रेजी में और दूसरी बांग्ला में नामक 2 पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं। इन पत्रिकाओं के प्रति मेरी गहरी रुचि इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि इससे पहले लेनिन के जन्मदिन 22 अप्रैल 1969 को नक्सलवादियों ने कलकत्ता मैदान में एक बहुत भारी जनसभा में अपनी नई पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट दोनों का रूप यानी CPI-ML बनाने की घोषणा कर दी थी। पहले मुझे ये सब चीजें समझ नहीं आती थी कि CPI-M क्या है, CPI-ML क्या है, लेकिन अब मेरी जो चेतना है वो काफी क्लियर होती चली जा रही है राजनीति को लेकर इस पुस्तक को पढ़ने के बाद। अब मैं समझती हूं। अब यदि कोई मुझसे पूछेगा या मुझसे बातचीत करेगा तो मैं अच्छी तरह जानती हूं कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं और मुझे किस तरह की प्रतिक्रिया उसमें देनी है। पहले मैं बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती थी क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। उस समय कलकत्ता से सोबरन भैया वापस गांव चले गए थे, अतः मैं शिवपुर स्थित राम खैलावन चौबे की बाड़ी में रहने वाले अपने चचेरे मामा के बेटे नंदलाल के यहाँ गया। वहां पहुंचने के ठीक दूसरे दिन मुझे हावड़ा पुल के आकर्षण ने पुनः अपनी तरफ खींच लिया। मैंने देखा कि हावड़ा स्टेशन के ठीक बाहर बाईं ओर एक टेंट के अंदर किताबों की दुकान थी। वहां बड़ी प्रमुखता से मार्क्स तथा लेनिन के फोटो वाली किताबें
खड़ी करके रखी हुई थी। मैंने अंदाजे से सोचा कि दुकान में बैठा व्यक्ति नक्सलवादी साहित्य के बारे में जरूर कुछ बता सकता है। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या यहाँ लिबरेशन मिल सकती है? वह व्यक्ति चौकन्ना होकर मुझसे बोला, इधर आइए। पास जाने पर उसने कहा कि आप बिना सोचे समझे किसी से बात करेंगे तो आपको बंगाल पुलिस जेल भेज देगी। फिर उसने कहा कि आप कलकत्ता के तो नहीं लगते, कहां से आए हैं? मैंने कहा, मैं बीएचयू में पढ़ता हूं और आजमगढ़ का रहने वाला हूं। इसके बाद उसने मुझे एक स्टूल पर बैठाकर चाय पिलाई और बड़ी आत्मीयता से अपना नाम बताया, जय नारायण कुनबी। वह बिहार का रहने वाला था। वह सीपीआई-एम का व्यक्ति था, किंतु उसका झुकाव नक्सलवादियों की तरफ था। वह काफी देर तक मुझसे यूपी में नक्सलवादियों की स्थिति के बारे में पूछता रहा। मैंने कहा कि यूपी में नहीं के बराबर है। वार्ता के अंत में उसने कहा कि आप यहाँ के कुछ क्रांतिकारियों से मिलना चाहेंगे? मैंने खुश होकर हाँ कर दिया। उसने मुझे शाम 5 बजे 262 पंचानन तल्ला रोड हावड़ा पहुंचने के लिए कहा। उसके बाद मैं एक बार फिर कौतूहल भरी निगाहों से हावड़ा पुल पर चहलकदमी करता रहा। सारा दृश्य हूबहू वही था जैसा मैंने पहली बार अपनी पहली यात्रा में 1966 में देखा था। दोपहर का समय था और मुझे 5 बजे शाम का बेसब्री से इंतजार था। समय पहाड़ सा लगने लगा था, अतः मैं ट्राम पकड़कर धर्मतल्ला मैदान चला गया। वहां से कलकत्ता म्यूजियम जाकर करीब 3 घंटे उसके विशाल कलेक्शन को नीचे ऊपर देखता रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं ट्राम द्वारा पुनः हावड़ा स्टेशन जंक्शन पहुंचा। बस द्वारा पूछते पूछते 262 पंचानन तल्ला रोड ढूंढ निकाला। वहां एक चाय की दुकान पर जय नारायण कुनबे के साथ 2 युवकों का परिचय कराया। मेरे बारे में वे पहले ही जान गए थे। एक युवक का नाम था शेखर मुखोपाध्याय, दूसरा कलकत्ता के नर्सिंग कॉलेज में बीए फाइनल के छात्र थे। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि वे 8 अनंत राम मुखर्जी लेन हावड़ा में रहते हैं। दूसरे युवक का नाम शंकर सर्वदिव्य था और वे एक बैंक कर्मचारी थे। इस तरह के वर्णन जब तुलसीराम जी लिखते हैं तो यकीन मानिए हर बार मुझे चौंका देते हैं अपनी गजब की याददाश्त के चलते। इतने नाम शायद हम में से बहुत लोग याद ना रख सकें। ये दोनों इस बात के लिए बहुत खुश थे कि नक्सलबाड़ी की चिंगारी बनारस तक पहुंच चुकी है। शेखर मुखोपाध्याय का कहना था कि बीएचयू प्रतिक्रियावादियों का गढ़ है और फिर भी वहां आप जैसे लोग भी हैं। इस पर मुझे आश्चर्य होता है। प्रतिक्रियावादियों का मतलब अतिवादियों का समझ सकते हैं, सांप्रदायिक गढ़ समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। हकीकत यह थी कि वाइस चांसलर अमरचंद जोशी के कार्यकाल में आरएसएस ने जो हिंसात्मक वातावरण निर्मित किया था उससे बीएचयू की प्रतिष्ठा बहुत नीचे गिर गई थी, जिसकी गूंज बंगाली मीडिया में पहुंच चुकी थी। उनके पूछने पर मैंने बीएचयू में चल रहे छात्र आंदोलनों के बारे में विस्तार से बताया। शुरू में वे सहमे सहमे बात कर रहे थे, किंतु जब उन्हें लगा कि मैं निश्चित रूप से एक कम्युनिस्ट हूं तो वे खुलकर बातें करने लगे। शेखर लगातार एक चाय पीने के बाद अगली चाय की फरमाइश करते रहे और हम बार बार चाय पीते रहे। इस बीच करीब 1 घंटे बाद एक पतला दुबला छरहरा व्यक्ति बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला वहां दाखिल हो गया। उसके आते ही सभी लोग खड़े हो गए। लाल सलामी होने के बाद वह भी हमारे साथ बैठ गया। शेखर ने उनसे कहा, बूढ़ोदा एटा तुलसीराम बीएचयू थे के आसीलाम, यानी मैं बीएचयू से आया हूं। यकीन मानिए बांग्ला के इन शब्दों को बोलने के लिए मैंने खासी प्रैक्टिस करी थी कि बिना अटके मैं बोल सकूं। वे कुछ देर तक आपस में बांग्ला भाषा में बात करते रहे। उनकी वार्ता में बार बार मेरा नाम आता रहा, इसलिए मुझे लगा कि सारी बातचीत मेरे बारे में हो रही है। मुझे हाव भाव से लग गया कि बूढ़ोदा इस इलाके के नक्सलवादियों में विशेष स्थान रखते थे। इसके बाद सभी लोग मुझसे अंग्रेजी में बात करने लगे। बूढ़ोदा ने शेखर मुखोपाध्याय से कहा कि इन्हें कल 68 केशव चंद्र स्ट्रीट कलकत्ता ले आओ और सुशीतल राय चौधरी से मिलवाओ। वे लिबरेशन का काम कर देंगे, यानी लिबरेशन पत्रिका का इंतजाम कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कभी इन्हें मिदनापुर भी घुमा लाना। मैं एकदम भौचक होकर बूढ़ोदा की बातें सुनता रहा। देखते ही देखते हमारे बीच एक सहज संचारी भाव उत्पन्न हो गया। करीब 2 घंटे मैं उस चाय खाने में रहा। तो मुझे लगता है आज के लिए बहुत सारा एक साथ कलेक्टिव
बातचीत है जो तुलसी राम जी ने यहां पर रखी है, और इस एपिसोड को यहीं विराम देना पड़ेगा, वरना एक साथ इतने सारी चीजों के ऊपर विचार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यही सोचते हुए मैं इस एपिसोड को यहीं विराम देती हूं। अगले एपिसोड में इससे भी ज्यादा दिलचस्प फैक्ट्स के ऊपर हम जानेंगे तुलसी राम जी की आत्मकथा में। तब तक इंतजार कीजिए, लेकिन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।